नमस्ते दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठवरे। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ कि सैलरीड पर्सन जो रेलवे में कार्यरत है और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत है वो अपना 2020 से 21 का ITR-1 किस तरह से फाइल करे। तो सबसे पहले हमको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन होना है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लॉगिन आईडी जो होती है, जो पैन कार्ड होता है वो होना चाहिए और हमारे पास एक पासवर्ड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। जिनके पास पासवर्ड नहीं है वो लोग अपना पासवर्ड यहीं से रीसेट करके बना लें। जो OTP आता है उसके माध्यम से हमें पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो जिनके पास पासवर्ड रेडी है तो वो लॉगिन से बना सकते हैं। तो और हम क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लॉगिन यहाँ पर लॉगिन के ऊपर हियर के ऊपर क्लिक कर देना है और तो लॉगिन हियर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरह से उसका इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे हमने यूज़र ID पैन नंबर डाल देना है। ये यहाँ पर हमें पैन नंबर में यूज़र ID में पैन नंबर डाल देना है और पासवर्ड में हमारा पासवर्ड डाल देना है और इस जगह पे हमारा कैप्चा कोड डाल के इस जगह लॉगिन हो जाना है उसको प्रेस करके। मैं ये नेक्स्ट पेज में इस तरह से उसका इंटरफेस आ जाएगा। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपका पैन नंबर, फिर से मैं बताता हूँ, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आपका खुल जाएगा, जो इस तरह से रहेगा दोस्तों। जो इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पर आने के बाद में लॉगिन होने के बाद में आपका इस तरह से यहाँ पे नाम आ जाएगा और यहाँ पे एक टाइमर भी आ जाता है और लॉग आउट होने का ऑप्शन भी आ जाता है, जो समय समय पर इन्हें सेव ड्रॉप करते रहना ज़रूरी होता है। मैं और इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, बड़ा करके मैं बताता हूँ। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर हमें क्लिक करके हमारा काम स्टार्ट कर देना है। व्यू रिटर्न फॉर्म जो है, हम जब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाए सबमिट होने के बाद में इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा E-वेरीफाई हुआ है या नहीं हुआ या पेंडिंग है वो दिखाई देगा और सारे के सारे जितने भी हमने ITR भरे हैं वहाँ दिखाई देगा। लास्ट में E-वेरीफाई भी दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करके हमें E-वेरीफाई करना है। वो हम मैं समय समय पर बाद में बताऊंगा। E-वेरीफाई रिटर्न ऑप्शन, यहाँ से भी हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन हम लोग ITR फाइल कर रहे हैं तो हमको ऑनलाइन ही E-वेरीफाई करना ज़रूरी है। जो इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करके E-वेरीफाई करेंगे। ये दूसरा ऑप्शन और भी ये है कि ये माय अकाउंट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी E-वेरीफाई का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर भी हम क्लिक करके हमारा पैन नंबर डालकर E-वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पूरा सुनिए। मैं जो भी सैलरीड पर्सन है, रेलवे पर्सन है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ITR-1 जो फाइल कर रहे हैं, मैं उनके लिए किस जगह क्या क्या फिलअप करना है वो मैं डिटेल में बताता हूँ। जो ITR-1 के फॉर्म नंबर 16 में दिया गया है उसके अनुसार ही हमें ITR-1 फाइल करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमें पहले नंबर पे पैन नंबर डाल देना है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो 2020 से 21 आएगा जो आपको दिख रहा है। थर्ड नंबर पर ITR-1 आएगा, वो फिल करना है। फोर्थ नंबर पर ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न लिखा हुआ है, ये फिल करना है। और 5 नंबर पर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेज की ओर। हम अभी नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं बताता हूँ कि ये पहला पेज था जो हमने फिलअप किया था, उसके नीचे में हम ध्यान देंगे। अभी उसके नीचे में ये क्या आएगा, हमारा बैंक अकाउंट आएगा जहाँ पे हमारा रिफ़ंड आता है। तो रिफ़ंड कहाँ पे आता है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ एरो को
तरफ देखिए यहाँ पे राइट का निशान लगा देना है और नीचे में ये ग्रीन कलर का कंटिन्यू बटन है, यहाँ पे हमें कंटिन्यू कर देना है और आगे बढ़ना है। चलेंगे नेक्स्ट पेज की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों हो हमारा अगर हम उसके ऊपर कंटिन्यू करते तो हमारे पास इस तरह से पेज खुलेगा। तो इसके तरफ थोड़ा ध्यान से देखिए, आई एग्री लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमको ये छोटा सा पॉइंट है राइट है, यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। मैं फिर से बड़ा करके बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आई एग्री टू चेक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पर आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों हो हम आगे बढ़ चुके हैं। मैं पेज टू पेज आपको विस्तार से हर चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके बाद इस पेज के बाद ये हमारा पेज इंट्रोडक्शन के ऊपर आ गया है। मैं इसमें कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, जो ध्यान से सुनिए। इसमें सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव ड्राफ्ट समय समय पर करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में, नहीं तो ये टाइम आउट हो जाएगा। जो यहाँ पे जो टाइमर चलता है वो टाइम आउट हो जाएगा और आपका काम फिर से बार बार लॉगिन होना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज जाने के लिए यहाँ पर ये एरो के ऊपर क्लिक करना है नेक्स्ट पेज जाने के लिए। प्रीवियस और जो सबमिट का ऑप्शन है सबसे लास्ट में हम करेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम फिलअप करेंगे यही ऑप्शन नीचे भी है, यहाँ देखिए सेव एंड ड्राफ्ट नेक्स्ट पेज के लिए, और यहाँ पे अभी लास्ट काम के लिए प्रीव्यू एंड सबमिट, हम ये काम लास्ट में करेंगे। चलो बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट पेज की ओर। हमने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद ये कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिक फिलअप आएगा और हमने इसके पहले अगर कोई भी ITR फाइल किया हो, जो पहली बार कर रहे हैं उनको कुछ चीज़ें फिल करनी पड़ेगी, और जिन लोगों को एड्रेस चेंज हुआ हो, मोबाइल नंबर चेंज हुआ हो, आधार चेंज हुआ हो, एड्रेस चेंज हुआ, उनको यहाँ से चेंज करना ज़रूरी है। जो मैंने रेड मार्क लगा रखा है इसी जगह में मेरा बायोडाटा आ गया था। इसमें 3 ऑप्शन, इसके अलावा ऑटोमेटिक के अलावा 3 ऑप्शन के हमें यहाँ पे क्लिक करना है, जो ध्यान देने योग्य है। आप ध्यान दीजिए। पहली बात है यहाँ पे एरो के ऊपर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग सैलरीड पर्सन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्ट करना है। हम बिफोर ड्यू डेट का भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट करना है। और नीचे में देखिए ये रेड नीचे के यहाँ पे नो लिख देना है। नीचे में यहाँ पे इस पेज में हमें 3 चीज़ें करनी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिफोर ड्यू डेट है और नीचे में नो है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अभी यहाँ से हमारा काम शुरू हो जाता है। दोस्तों हो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि अभी नए साल में 4 टैब नए आ गए हैं। ये 4 टैब के बारे में समझाऊंगा, बाद में आप कहोगे कि भाई ये टैब क्या है, आपने बताया नहीं, तो इसलिए मैं अभी से ही बता देता हूँ। शेड्यूल डी आई ये जो टैब है, जो इस साल अप्रैल के जुलाई के बीच में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हो उनके लिए है। अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो तो वहाँ आप डाल सकते हैं। अधिकतर हमारे लिए ये लागू नहीं होता है, जिनके लिए लागू होता है वो उसमें फिलअप कर सकते हैं। शेड्यूल 80D है। शेड्यूल 80D ये हमारे काम की चीज़ है, ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है। दोस्तों ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, जो मेडिक्लेम जो लोग करते हैं यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ये हम इसमें यूज करेंगे। शेड्यूल 80D। शेड्यूल 80G जो है वो ये PM केयर वगैरह डोनेशन के लिए अधिकतर हमारे अभी काम का नहीं है, इसलिए हम छोड़ देंगे। शेड्यूल 80GG ये जो है रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ये डोनेशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह के लिए, ये भी हमारे काम का नहीं है। और जिनके काम के ये 4 टैब हो वो फिलअप कर सकते हैं। अधिकतर हमारे यहाँ ये जो टैब है शेड्यूल D ये हमारे काम का है, इसको ध्यान से देखना। मैं अभी समझा देता हूँ। जब भी आप शेड्यूल D टैब के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें देखनी ज़रूरी है। सबसे पहले आएगा सीनियर सिटीजन के साथ में आपका फैमिली इंश्योरेंस है क्या। आपका अगर
यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज उसको नो करके हेल्थ इंश्योरेंस के जगह आपने जो पैसा उसको भरा है या भरते हैं वो डाल देना है, जो ऑटोमेटिक शेड्यूल डी के टैब के ऊपर जाएगा। इसके बारे में मैं और उसके नीचे भी सीनियर सिटीजन का टैब है, आपको लागू होता है तो यस करें, अदरवाइज उसको नो करके छोड़ दीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं अभी हम नेक्स्ट पेज की ओर। मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, मैं ये ऑनलाइन नहीं बता रहा हूँ, मैं ऑफलाइन बता रहा हूँ, इसलिए विस्तार से आपको बता पा रहा हूँ। और इसको ध्यान से देखिए, जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो समय समय पर आपको सेव ड्रॉप करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम मेन पेज पर आए, जो है कंपटीशन का टैब। ये देखिए मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ, कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। समय समय पर आपको सेव ड्रॉप जरूर करते रहना है। मैं ये आपको बार बार बता रहा हूँ, ये हमारा कॉलम है कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। ये महत्वपूर्ण है, इसी में हमारा पूरा काम होगा इसी पेज के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस, इसमें क्या डालना है। जो पर्सन अपने बच्चों की फीस देते हैं स्कूल में, तो उनके लिए गवर्नमेंट हमें 1200 एक बच्चे पर और 2400 दो बच्चे पर छूट देती है। तो वो जिनके फॉर्म 16 में आप देखना, आपको 1200 रुपये की छूट मिली है या 2400 की मिली। अगर एक बच्चा हो तो आपको 1200 की मिली होगी, दो बच्चे होंगे तो आपको 2400 की मिली। तो आपको क्या करना है, जिनके 1200 हो तो वो यहाँ 1200 डाल देना है, जिनके 2400 हो जो दोनों जगह 2400 डाल देना है। जिनके 1200 हो तो इसमें भी 1200 डाल दे, इसमें भी 1200 डाल देना है और आगे बढ़ जाना है। इतना सा काम ये एग्जेम्प्ट अलाउंस में हमारा काम है। अभी इसको ज़्यादा हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब नेक्स्ट पेज में क्या आता है दोस्तों, हो इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ। ये देखिए इनकम ऑफ, मैं सर्कल करके भी बताता हूँ। ये देखिए इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में क्या आता है, जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट, जिनका सेविंग बैंक अकाउंट है, जहाँ जिन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है वो लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। उनको 10,000 तक के डिडक्शन मिलता है, मतलब छूट मिलती है 10,000 तक के। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 10,000 तक के डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेविंग इंटरेस्ट डालने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सेविंग इंटरेस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट है अमाउंट है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इतना सा यहाँ पर काम हो गया है और आगे हम लोग बढ़ेंगे। नीचे का कॉलम नेक्स्ट पेज पर मैं बताता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 31/7/2020। मैंने जो बताया था शेड्यूल डी आई का ये जो कॉलम है ये है, इसके लिए है, ये लिखा हुआ है शेड्यूल डी आई। यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे लिए काम का हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना है। इसको छोड़ना नहीं है, यस और नो लिखना जरूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं, हमारे लिए यहाँ से काम स्टार्ट हो जाता है। ये महत्वपूर्ण कॉलम है शेड्यूल कौन सा, एटीसी क्या है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस। बच्चों के जो भी फीस वगैरह होती है ये इसी में आती है, जो भी आता है। और ये उतनी लिखनी है जो हमारे फॉर्म 16 में है, ऑटोमेटिक इसका फिलअप होकर आता है। जिन लोगों के इसके अलावा अलग से भी कोई इंश्योरेंस हो तो इसमें ऐड करके हम लोग इसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज वैसे के वैसा ही छोड़ दे। इसको हमें ज़्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है। फिर से मैं बताता हूँ, एटीसी में जिन लोगों को अलग से कोई इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, तो जो आपके फॉर्म 16 में है इसके अलावा उसको ऐड करके डाल सकते हो, अदरवाइज एट इट इज जो फॉर्म आपके 16 में है वैसा ही रहने दे, जो ऑटोमेटिक फिल होकर आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 80CCC अधिकतर ये भी हमें फिलअप नहीं करना है। ये क्या है, जैसे पेंशन फंड वगैरह पीएफ के लिए है तो ये हमारे लिए नहीं लागू है, तो ये ऑटोमेटिक हमें फिल नहीं करना है, जो हमारे फॉर्म 16 में नहीं है। 80CCD1 जो है
ये जो कंट्रीब्यूशन है 10% अलग से इसमें वीपीएफ पेंशन वगैरह में हम इसमें डिडक्शन हमें मिलती है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास लागू होता है तो ठीक है, नहीं तो अधिकतर है हमें लागू नहीं होता जो फॉर्म 16 में नहीं है। ATCCD1B ये भी कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड है, इसमें 50,000 तक का एक्स्ट्रा हमें डिडक्शन मिल जाता है। ये डिडक्शन के कॉलम में दोस्तों हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आता है ATCCD2। ये दोस्तों ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है। जो भी नए पेंशन न्यू पेंशन NPS के कर्मचारी है, न्यू पेंशन सिस्टम के कर्मचारी है, उनके फॉर्म 16 में देखना आप 10 नंबर पर आपका एल कॉलम देखना। उसको जो एल कॉलम नंबर में जो भी आपकी वहाँ पे रुपीज़ लिखा हो वो इसी जगह डालनी है, CCD2 में। इधर उधर मत डालना, इसी जगह डाल देना है। तो ये इसी जगह आप डालना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ATC और ये सब कॉलम समझ गए होंगे। इसके बढ़ते हैं महत्वपूर्ण और एक कॉलम है जो ATD है, जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैंने इसके पहले आपको बताया था। ATD का उसका अलग से कॉलम है। आपको इस जो रेड अक्षर में लिखा है प्लीज़ ATD शेड्यूल दिस फील्ड एटो पॉपुलेटेड लिखा हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उस जगह भरना है, ऑटोमेटिक इस जगह फिलअप होकर आएगा। यहाँ पे आपको दोनों कॉलम में भरना नहीं है। ATD का जो कॉलम है उस वहाँ पर जाकर भरना है, तो आपको इसी जगह ऑटोमेटिक फिल होकर आएगा। जो भी आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फैमिली के साथ है तो वहाँ भरना है, और सीनियर सिटीजन के साथ है तो यस करना है, नहीं है तो दो जगह वहाँ पर नो करना है। अगर दोनों जगह है ये है तो यस करना है, दोनों कॉलम को छोड़ना नहीं है। अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉलम के ओर। नेक्स्ट पेज में क्या है दोस्तों हो, अधिकतर हमारे लिए ATDD लागू नहीं है। जिन लोगों को पर्सन विद डिसेबिलिटीज है तो उनके लिए यहाँ पे देखना है, सिलेक्ट लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है। जिन लोगों को लागू होता है वो कृपया इसमें सिलेक्ट करके वहाँ फिल करेंगे। नंबर है 80E इंटरेस्ट ऑफ लोन टेकन हायर एजुकेशन। जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है वहाँ पे वो लोग यहाँ पे इंटरेस्ट अपना डाल देंगे, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगी। 80EE इंटरेस्ट लोन टेकन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी आपको डिडक्शन मिलता है दोस्तों। यहाँ पे 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। जिन लोगों ने 2016-17 में घर लिया है उसमें कुछ कंडीशंस है, जिनका जैसे पहला घर है, उसकी 35 लाख लोन लिया है, 50 लाख की उसकी वैल्यू है, वो लोग इसमें डाल सकते हैं। ATDD इनका भी वही है, यहाँ पे 1.5 लाख तक की आपको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस है। इसमें कंडीशंस ऐसी है कि भाई 1/4/2019 से 31/3/2020 के बीच में लोन लिया हो, 50 लाख के नीचे हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो, मेट्रो सिटी के लिए आपको मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी दोनों के लिए इसमें भी ऑप्शंस आते हैं। मेट्रो सिटी का एरिया हो तो 60% और नॉन मेट्रो हो तो 90%, ऐसे कुछ कंडीशंस है दोस्तों हो यहाँ पे। और फिर आप देख रहे होंगे ATEE भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिन्होंने परचेस किया हो। और ATG है जो मैंने बताया था जब भी, जो PM केयर वगैरह के लिए है। जो जिन्होंने डोनेशन दिया है वो इस जगह फिल करें, जो इस जगह इस टैब के ऊपर फिल करेंगे तो उस टैब पर जाएंगे और उस जगह फिल करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होकर आएगा। ATGG जो रेंट पेड करते हैं उनके लिए है। ATGG मैंने बताया था आपको जो रिसर्च साइंटिफिक या डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट के लिए है, वो इसी जगह क्लिक करेंगे और उस टैब पर जाके उनको फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके इसी पेज पर फिलअप होकर आएगा। तो दोस्तों ये टैब आप समझ गए होंगे कि किस टैब के ऊपर क्या भरना है, फिलअप करना है। अगर ध्यान से आप उसी टैब के ऊपर फिल करते हैं तो आपका फॉर्म बराबर एक्यूरेट भरा जाएगा। ऊपर में दोस्तों क्या है, डबल TTE ध्यान से पढ़िए, देखिए ये
80GGC ये जो है पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन के लिए है, जो पॉलिटिकल जो पार्टी के लिए अगर हमने डोनेशन दिया है वहाँ पे भी कुछ डिडक्शन मिलती है। अधिकतर हमारे सैलरीड पर्सन के लिए ये लागू नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत नहीं है। डबल टीटी ये हमारे काम का है, जो इनकम ऑफ अदर सोर्सेस में सेविंग बैंक इंटरेस्ट जो हमने डाला था वो वहाँ पर भी डालेंगे और यहाँ पर भी डालेंगे तो हमें डिडक्शन मिलेगा। वहाँ पर भी डालना है और इसी जगह भी डालना है, ये दो चीज़ों को, इसको अगर आप छोड़ेंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जो 80TT ये सीनियर सिटीजन के लिए है, वो भी ये भी सेविंग इंटरेस्ट के लिए है, लेकिन ये कॉलम सीनियर सिटीजन के लिए जो हमें लागू नहीं होता है। ये है डिसेबिलिटी के लिए 80U है, जो डिसेबल पर्सन है यहाँ पे सिलेक्ट करें, जो लागू होता है वो फिलअप करें। तो दोस्तों हो इतना तो हम समझ गए हैं। अगर आगे और हम बढ़ते हैं नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम में क्या होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम यहाँ लिखा हुआ है, देखो एग्रीकल्चर इनकम वगैरह 5,000 तक के हमें यहाँ पे छूट मिलती है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं राइट कर दे रहा हूँ किस जगह क्या है, आप उसको ध्यान से देखना। तो 5,000 तक का भी हमें यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। जिनके एग्रीकल्चर इनकम 5,000 है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर क्लिक कर देना है, 5,000 यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। तो यहाँ ये भी हमारा टैब कंप्लीट हो गया, कौन सी जगह क्या हमको डाल देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब इतने टैब तो समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट टैब आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। तो जब भी आप फॉर्म अपना 16 देखना दोस्तों हो, तो टोटल टैक्स इनकम उसके नीचे में है कॉलम नंबर 13 और 14। आपको क्या है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, और 14 में है रिबेट अंडर सेक्शन 87 इफ अप्लीकेबल। वहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या मिला, मैं बड़ा करके बताता हूँ आपको। दोस्तों आपको आपके ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे टैक्स लग गया है, लेकिन उसी टैक्स की आपको पूरी तरह छूट मिल गई, यानी रिबेट मिल गया। तो आपका टैक्स क्या बना, 0 बना। तो दोनों कॉलम को आपको ध्यान से देखना है। फॉर्म भरते समय आपका फॉर्म 16 जरूर देख लेना कि आपको टैक्स कितना आया है और उसके ऊपर रिबेट कितना मिला है। बाकी जो ये शेष वगैरह पहले लगते थे अभी नहीं लग रहे, तो इसको हमें छोड़ देना है, इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो दोस्तों हो ये जो पेज आया है हमारा टैक्स डिटेल का, तो इस जगह में हमारे पूरे टैक्स डिटेल आ जाएंगे। फॉर्म पूरा कंप्लीट होने के बाद में ये ऊपर है, हमें हमारे टैक्स डिटेल यहाँ पे पढ़ना है कि हमारा कितना टैक्स बना, कितना डिटेल आया, और नहीं आया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिडक्शन, इसमें ज़्यादा हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हो हमेशा सेव ड्राफ्ट करते रहना ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार सेव ड्राफ्ट ज़रूर करते रहना और बाद में नेक्स्ट पेज पे बढ़ना है। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज है। इसमें क्या होता है, इस पेज में दोस्तों हो हमारा रिफंड सब आ जाएगा इसमें, कि हमारा टैक्स कितना बना, हमारा रिफंड कितना बना। ये देखो, ये 3 टैब में आपको पूरा पता चल जाएगा। ये रिफंड है, यहाँ पे टैक्स पेएबल के बाद में जो आपका जो कॉलम आएगा उसमें ये सब आएगा। तो आपको कितना रिफंड आ जाएगा इस जगह मिला है। अगर नहीं भी रिफंड आता है तो भी 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बीच, इसके नीचे में आपको बैंक अकाउंट का नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपको राइट कर देना है। अगर आपका रिफंड कुछ भी हो तो इसी बैंक खाते में रिफंड आएगा। तो इस पेज को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अभी हम लास्ट पेज की ओर। लास्ट पेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें फिलअप होकर आएगी। मैं फिर से बताता हूँ, मैंने कुछ जगह सर्कल लगा रखा है। यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा या फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे हमारा पैन नंबर आ जाएगा। यहाँ सेल्फ डालना ज़रूरी, ये जो सेल्फ है यहाँ पे हमको फिलअप करना है कि ये हमने स्वयं भरा है। यहाँ जिस जगह से हम लोग भर रहे हैं या यहाँ पे डाल देना है जिस जगह से आप भर रहे हो, या और डेट ऑटोमेटिक फिलअप होकर आती है दोस्तों। हो
यहाँ से अभी हमारा काम लगभग ख़त्म होने आया है। तो अभी हमने सब फॉर्म भर लिए हैं, सब टैब भर देख लिए हैं, किस जगह क्या डालना है वो हमने डाल लिए हैं। और दोस्तों पूरा फॉर्म हमारा फिलअप होने के बाद में हमें क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार हमें हमारा फॉर्म गलत हुआ, कुछ जगह क्या हुआ, एक बार हमें उसको देख लेना है। प्रीव्यू एंड सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और सारा फॉर्म एक बार देख लेंगे। देखने के बाद में दोस्तों हमारे पास एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों उसी के सक्सेसफुली सबमिट करके हमारे पास मैसेज आएगा और उसी के ऊपर एक ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ई वेरिफिकेशन के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे ईमेल के ऊपर हमारे पास एक सर्टिफिकेट आएगी, उसको डाउनलोड करके वहाँ के ऊपर आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अभी हमारा ई वेरिफिकेशन पूरी तरह कंप्लीट हुआ नहीं है, केवल हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी आया है। तो ईमेल के ऊपर आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आया होगा, उसको देख लेना है और ई वेरिफिकेशन के लिए हमें और आगे बढ़ जाना है। ई वेरिफिकेशन के लिए मैंने इसके पहले बताया था कि ई वेरिफिकेशन के लिए कैसे कैसे करना है, मैं फिर से एक बार मैं बताता हूँ। एक तो ई वेरिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक तो हम फिर से लॉगिन होकर करेंगे, फिर से डबल लॉगिन होकर करेंगे। तो नीचे जो है तो ई वेरीफाई रिटर्न डाटा ऑन प्रीवियस ईयर, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये माय डॉक्यूमेंट के ऊपर भी ई वेरिफिकेशन का कॉलम आता है, वहाँ से भी हम ई वेरीफाई कर सकते हैं। जब तक ई वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म वैलिड नहीं होगा, वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो अगर हमने ई वेरीफाई हो गया तो आपको इस तरह से आपको मैसेज दिखेगा, वहाँ लिखा रहेगा नो रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन। ये अगर ये मैसेज आपको मिलता है तो समझ लो कि आपका फॉर्म पूरी तरह ई वेरीफाई हो गया है। और मैं आगे और बताता हूँ, मैं बताया था आपको, इसके पहले भी बताया और भी बताता ई वेरीफाई के लिए माय डॉक्यूमेंट के ऊपर माय अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ई वेरीफाई रिटर्न यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपको सिलेक्ट करना है 2021 का पैन नंबर डाल देना है और कुछ ऑटोमेटिक फिलअप होकर भी आता है और क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको ई वेरीफाई करना है। ई वेरीफाई के लिए अगर आपको लॉगिन होकर नहीं करना है तो ऑफलाइन जैसे आप इनकम टैक्स इंडिया के ई फाइलिंग .gov इन के जैसे साइट पर जाते हैं, साइट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर भी ई वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। ये यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट डालना है, डालकर आपको एक आधार OTP आएगा दोस्तों। आधार OTP आएगा, जो तीसरे नंबर का कॉलम आएगा, आपके पास OTP के माध्यम से आपको ई वेरीफाई करना होगा। जो मैंने आपको पिछले बार बताया था, फिर से मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर देता हूँ एक बार। ई वेरीफाई करने के लिए जैसे कि देखिए, अगर आपको लॉगिन होकर नहीं करना है तो ई वेरीफाई जैसे इनकम टैक्स इंडिया की अगर आप साइट पर जाएंगे तो ई वेरीफाई रिटर्न का आपको ऑप्शन दिखेगा। ये यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद पैन नंबर डाल देना है, ईयर डाल देना है और एक्नॉलेजमेंट जो आपके ईमेल के ऊपर आया होगा वो यहाँ डाल देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपके इस तरह से मैसेज आएगा आधार OTP का, ये लिखा हुआ ये आधार OTP का मैसेज आएगा। यहाँ आधार OTP जैसे बोलेगा इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास एक OTP आएगी, OTP को इस जगह डाल देना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे राइट मार्क हो जाएगा, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपका ई वेरीफाई हो जाएगा। इसके पहले फिर से मैं बताता हूँ, आपने अगर माय अकाउंट के ऊपर से अगर क्लिक कर दिया लॉगिन होकर तो आपको पैन नंबर डाल देना है, इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट करना है,
सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके ऊपर वहाँ पर कुछ टैब आएंगे, जो ई वेरीफाई के लिए एक ग्रीन टैब आएगा, एक रेड टैब आएगा। तो ग्रीन टैब के ऊपर क्लिक कर देना है, बाद में ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका ई वेरीफाई हो जाएगा, जो इस तरह से दिखेगा। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अभी आपने क्या करा, लॉगिन होकर माय अकाउंट में गए, ई वेरीफाई पे गए, इनकम टैक्स रिटर्न सिलेक्ट कर लिया, सबमिट कर लिया। तो इस तरह से आपका टैब खुल गया। टैब खुलने के बाद में ये ग्रीन बटन के ऊपर आपको सिलेक्ट कर देना है। तो ये आप इस तरह से आपका खुल जाएगा। अगर आपका ई वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ, इसी से पता चल जाएगा, जो इसमें आ जाता है। ये देखिए सक्सेसफुली ई वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा। नहीं है तो इसी जगह आपको ई वेरीफाई लिखा रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो वो ई वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप इनकम ई वेरीफाई नहीं हो गया है तो नो रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरिफिकेशन ऐसा मैसेज आ जाएगा और आपका फॉर्म ई वेरीफाई हो गया। मैं जो बता रहा था रेड कलर में ई वेरीफाई की बात कर रहा था, वो ये है। ये इस तरह से आपके पास मैसेज स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। तो इस जगह आपको ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके ई वेरीफाई कर देना है। जब आधार OTC पे आपको अधिक सुविधा रहेगी, इससे आप ई वेरीफाई ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों हमने पूरे टैब समझ लिए हैं और इस तरह से हमने ई वेरीफाई का भी ऑप्शन समझ लिया है कि हम लोग किस तरह से ई वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, साथ में कमेंट्स भी लिख दें। थैंक यू वेरी मच।